बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डाइजेशन इन कॉकरोच। आज बेसिकली हमने कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करना है और हम देखेंगे कि कॉकरोच में डाइजेशन कैसे हो रही होती है। ठीक है, यहाँ एक बात मैं बताती जाऊँ, ये कि अगर इस टॉपिक की बात करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बता रही हूँ। सो आपने आज का टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से समझना है, नोट्स को जो है वो प्रॉपर अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करना है, उसकी अच्छी से तैयारी करनी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिस्कस करनी है कॉकरोच में डाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको कॉकरोच का स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, वो कुछ इस तरह का होता है, सो दैट कि आपके माइंड में एक स्केच बन जाए, फिर उसको पढ़ना जो है वो आसान हो जाता है। तो आज हमारा काम बस ये है कि हमने कॉकरोच के जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तमाम स्ट्रक्चर आते हैं, इनको डिस्कस करना है, इनके फंक्शन को डिस्कस करना है। हमने देखना है कि तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो है ये कैसे कोलैबोरेशन करते हुए फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो अगर हम डाइजेशन की बात करें, सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा। अगर हम कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम की नौयत की बात करें या टाइप की बात करें, तो उनको जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूबुलर होता है। यस, आप कहेंगे ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपने अभी नाम लिया। इससे पहले हमने जितनी भी डाइजेशन डिस्कस की थी लोअर एनिमल्स में, उसमें आपने ट्यूबुलर वाला जिक्र नहीं किया। हाँ, सैक लाइक जरूर बोला था। अब ये ट्यूबुलर टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसको समझने के लिए आप डायग्राम की तरफ आए। अब डायग्राम में आप देखें कि ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके पास, मतलब कि इनके पास एक ट्यूब होती है elongated, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे एक्ट कर रही होती है। सो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस। इसके बरक्स अगर हम बात करें सैक लाइक में, तो उसमें मैंने आपको कहा था एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ होती है, जिससे खुराक एंटर भी हो रही होती है और वेस्ट मटेरियल जो है वो उस बॉडी से बाहर भी उसी सिंगल ओपनिंग से हो रहा था। समझ आ गई कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बाकी जो है वो लोअर एनिमल से डिफरेंट होता है। उसके बाद अगर हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करने की कोशिश करें, तो हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फोरगट, ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट इज मिडगट और द थर्ड पार्ट इज हाइंडगट। अब आप कहेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको डिवाइड कैसे किया और क्यों किया, और लोकेशन बता दे मैम हमें। लोकेशन समझने से पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा दूं कि होता ये है कि ये जो गिजर्ड वाला आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ तक जो पोर्शन होता है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम फोरगट बोलते हैं। आई रिपीट, फोरगट बोलते हैं। उसके बाद जो हमें से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर नजर आता है, ये मिड गट होता है, और मिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटर में होता है। ठीक है, और जो लास्ट पे आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये इलोंगेटेड ट्यूब जो लास्ट पे आपको नजर आ रही है, जहाँ लास्ट पे आप रेक्टम भी देख सकते हैं, तो ये जो है ये हाइंड गट वाला पोर्शन है। अब आपको समझ आ गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया। फर्स्ट पोर्शन यहाँ तक गिजर तक, उसके बाद सेकंड पोर्शन जिसको मिड गट बोलते हैं, और जो लास्ट पोर्शन उसको हम हाइंड गट बोलते हैं। अब ये तो मैंने आपको लोकेशन बता दी। अब हमने देखना है एक एक बात डिटेल से कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फोरगट में आ जाता है। ठीक है, अगर हम फोरगट की बात करें, मैंने आपको कहा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, और इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसमें माउथ कैविटी आ जाती है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है दैट इज फेरिंग्स, और इसमें क्रॉप आ जाता है, और इसमें गिजर्ड आ जाता है। अब यहाँ मैं आपको इनका फंक्शन नहीं बताऊंगी, मैं आपको आगे जाके इनका फंक्शन बताऊंगी जब मैं आपको इनमें डाइजेशन बताऊंगी। अभी जस्ट हमने स्ट्रक्चर देखना है, तो मैं दिखा भी देती हूँ। माउथ, फेरिंग्स, ठीक है, ये क्रॉप आपको ये बड़ा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और ये लास्ट पे येलो छोटा सा पोर्शन आपको यहाँ नजर आ रहा है दैट इज गिजर्ड, और ये गिजर्ड स्ट्रक्चर है, ये फोरगट को मिडगट से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी बात ये बताते जाए, वो ये कि अगर हम, अब आपको पता है थोरक्स रीजन बेसिकली गला को बोलते हैं, थोरक्स कहते हैं गला, इनमें गला होता है, और इनके गले में ना कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड का आपको पता है काम की स्लाइवा की सिक्रीशन करवा रहे होते हैं। अब होता ये है कि इनके जो नेक रीजन है, ये जो थोरक्स रीजन है, वहां मौजूद स्लाइवरी ग्लैंड्स जाहिर है स्लाइवा प्रोड्यूस करेंगे, और वो स्लाइवा जो है वो इनकी माउथ कैविटी में आ जाता है, या वो उसको पोर कर देते हैं। हम माउथ कैविटी में स्लाइवा आ गया। अब इसका फंक्शन हम डाइजेशन वाले टॉपिक में देखेंगे कि कैसे जो स्लाइवा है वो किस चीज में रोल परफॉर्म कर रहा था। बेसिकली वो जो डाइजेशन
की इनिशिएशन होती है ना, जो स्टार्ट होता है, वो सलाइवा उसको हेल्प कर रहा होता है डाइजेशन को स्टार्ट करने में, ठीक है। तो उसका फंक्शन हम फर्दर देखेंगे भी। उसके बाद अब हमने इनका सेकेंड पोर्शन डिस्कस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज मिड गट। मिड गट की बात करें तो मिड गट में कुछ नैरो ट्यूब नजर आ रही है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब भी कर दिया कि ये पोर्शन, इतना पोर्शन जो है वो, इसमें हम कहते हैं कि शॉर्ट नैरो ट्यूब आ जाती है। और ये जो शॉर्ट नैरो ट्यूब है इसको हम स्टमक भी बोलते हैं और मीजेंटेरियन स्टमक भी बोलते हैं। अब मीजेंटेरियन की बोलते हैं, बेसिकली जो मीजन होता है इसको मिड बोलते हैं, और टीरोन जो होता है ये स्टमक से निकला है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से निकला है, ठीक है। ये यहाँ लेबल भी किया हुआ है मीजेंटेरियन, ठीक है। इसको मिड गट भी बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ एक हिपैटिक सीकी यहाँ आपको लेवल किया हुआ है, और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है गिजर्ड और मिड गट के सेंटर में आपको कुछ इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कुछ फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन नजर आ रही है। तो ये जो शॉर्ट फिंगर लाइक होलो ट्यूब्स आपको नजर आ रही है, इनको हिपैटिक सीकी बोलते हैं। और ये जो है ये इंटीरियर एंड पे ओपन होती है और मिड गट पे ये जाके कहीं ओपन हो रही होती है। इनका क्या काम है, बेसिकली इन्होंने एंजाइम्स की सिक्रीशन करवानी होती है, जो कि डाइजेशन में रोल परफॉर्म कर रहा होता है एंजाइम, ठीक है। अब इसका फंक्शन हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने सीधे स्ट्रक्चर समझने कि मिड गट में जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम स्टमक बोलते हैं या मेसेंटेरियन भी बोलते हैं। और वहां इनकी मिड गट के स्टार्ट में, इनके मिड गट पे आप कह सकते हैं माउथ में, हमें कुछ होलो या शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही होती है, जिनको हम बोलते हैं कि वो हिपैटिक सीकी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने इनकी जो पोर्शन डिस्कस करना है दैट इज हाइंड गट। अब हाइंड गट की लोकेशन मैंने आपको बता दी थी कि वो लास्ट पे कहीं आके जो है वो नजर आ रहा होता है, ये मौजूद होता है। इस पोर्शन को हम हाइंड गट कहते हैं। अब हाइंड गट की अगर हम बात करें तो हाइंड गट में बेसिकली हमने कहना है कि लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब मौजूद होती है, और उस लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब को हम इलियम बोलते हैं। और इलियम के अगर हम लास्ट पे टर्मिनल पार्ट कहते हैं, बिल्कुल जो एंड वाला पार्ट है, आखिरी हिस्सा होता है, तो उसके टर्मिनल पार्ट पे हमें एक थिक वॉल्ड चैम्बर नजर आता है, और उस थिक वॉल्ड चैम्बर को हम रेक्टम बोलते हैं। दिखा देती हूँ होता है कैसे। ये आप देख सकते हैं इलोंगेटेड सी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। ये हमने यहाँ ये जाहिर करना चाहा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हाइंड गट है, और इसको हम इलियम बोलते हैं। और इस इलियम के बिल्कुल लास्ट पे, एंड पे, टर्मिनल पार्ट पे हमें एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर नजर आता है, थिक वॉल्ड पाउच कह सकते हैं, उसको हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम क्या होता है, बेसिकली ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ तमाम का तमाम वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ से जो है वो एक्सक्रीशन होनी होती है, ठीक है। अब इस रेक्टम के फौरन बाद ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एनस बोलते हैं, और ये रेक्टम के एक्सटीरियर पार्ट होता है, रेक्टम से बिल्कुल बाद में आता है। और एनस जो है ये ओपनिंग होती है जहाँ से वेस्ट जो है वो कॉकरोच उसको रिलीज करवा रहे होते हैं। अच्छा जी, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया। अब हमने ना इनका फंक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने बेसिकली एक पोर्शन का ना फंक्शन देखना है। तो जब हम एक पोर्शन का फंक्शन देखेंगे तो कोलैबोरेट करेंगे, उसको जब मिलाएंगे तो हमारा डाइजेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने देखना है कि डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इंजेक्शन, वो कैसे हो रही होती है। इंजेक्शन की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया, इंजेक्शन बेसिकली होता है कि ईटिंग का प्रोसेस, सिंपल खुराक का बॉडी में अंदर लेके जाना। अब हम देखेंगे कि कॉकरोच जो है वो खाना कैसे खाते हैं, या कॉकरोच जो है वो खुराक को अपनी बॉडी में एंटर कैसे कार्य होती हैं, और उनकी फूड की नेचर देखेंगे। फूड की नेचर की बात करें तो ये कोई नखरेले नहीं होते, ये कोई बहुत चूजी नहीं होते अपनी खुराक को लेके। ये हर किस्म के बेचारे सादे हर किस्म की खुराक खा लेते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं ना सादे से नखरे नहीं करते, जी हमने जी नहीं हमें चिकन नहीं खाना है, नहीं हमने बिरयानी खाना, नहीं, ये बेचारे सादे से इनको बैंगन टींडे कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं, बड़े ही अच्छे बच्चे, ठीक है। चलो जी, अगर हम इनकी फूड की बात करें तो तमाम किस्म की फूड, हर टाइप की फूड ये खा सकते हैं। और ये खाते कैसे, बेसिकली फूड को ये एंटर करते हैं, और इनके पास जबड़े मौजूद होते हैं, यस, इनके पास मैंडिबल्स होते हैं। तो ये जो जबड़े हैं ये इनको खुराक को तोड़ने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंडिबल की हेल्प से कॉकरोच क्या करवा रहे होते हैं, जो फूड के पार्टिकल्स को ये अंदर बॉडी में लेके जाते हैं माउथ के जरिए, तो ये क्या करते हैं, मैंडिबल की हेल्प से उनकी कटिंग करवा रहे होते हैं, और लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद याद करें, मैंने आपको कहा था कि थोरक्स रीजन में ना सलाइवा मौजूद होता है, वो उस सलाइवा को पोर कर देते हैं इनटू माउथ। अब हम देखेंगे सलाइवा का फंक्शन, कि सलाइवा जो है वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम सलाइवा की बात करें, सलाइवा में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एबिलिटी रखते हैं कि वो हाइड्रोलाइज करवा सके। किसको हाइड्रोलाइज करवा सके, वो बेसिकली स्टार्च को हाइड्रोलाइज करवाते हैं। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो इनिशियल डाइजेशन होती है कॉकरोच उसको मुंह में करवा रहे होते हैं। मुंह में क्यों करवा रहे होते हैं, क्योंकि उसके माउथ में मौजूद जो सलाइवा है उनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को या स्टार्च जो कि फूड में मौजूद होती है। उसके बाद
सो इस पॉइंट पे हम ये कहेंगे कि मुंह में ना अभी सिर्फ कटिंग हुई है, फूड की डाइजेशन नहीं हुई, तो हम कहेंगे पार्शियली डाइजेशन हुई है अभी। सो कंप्लीट डाइजेशन जाके कहीं आगे होगी। माउथ में सिर्फ अभी कटिंग हुई है, ठीक है, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो फिर उसको आगे भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? क्रॉप वाले स्ट्रक्चर में। ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्रॉप, यहाँ वो फिर खुराक को भेज देते हैं माउथ से पार्शियल डाइजेस्ट करवाने के बाद पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्रॉप में आगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि अब क्या हो रहा है। अब बेसिकली डाइजेशन होनी होती है। क्रॉप में क्या होता है कि फूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीट बाय बीट कहते हैं छोटे छोटे पोर्शन करके उस क्रॉप में से फूड जो है वो लीव कर रही होती है, छोड़ती है क्रॉप को और वो जाती है गिजर्ड वाले स्ट्रक्चर में। कहाँ जाती है? गिजर्ड। अब गिजर्ड वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से आपको पता है गिजर्ड वाले स्ट्रक्चर के फौरन बाद से मेडिकेट स्टार्ट होती है। तो क्रॉप में फूड आई, ठीक है, वो जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड थी वहां से फिर वो गिजर्ड में, ठीक है। अच्छा जी, हमें समझ आ गई, सीक्वेंस समझ आ गया। अब ना होता ये है कि कुछ मैंने आपको कहा था हिपैटिक सीकीज मौजूद होती है, और ये जो हिपैटिक सीकी होती है ये कंप्लीट डाइजेशन करवाने में हेल्प करती है। कंप्लीट डाइजेशन कैसे करवाते हैं? बेसिकली होता ये है कि ये जो हिपैटिक सीकी है ना, यहाँ कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं। ये एंजाइम जो है वो गिजर्ड में भेजते हैं। गिजर्ड में मौजूद जो खुराक थी जो कि यहाँ से क्रॉप से आई थी, वहां अब फिर गिजर्ड वाले स्ट्रक्चर में इनकी कंप्लीट डाइजेशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये कि कंप्लीट डाइजेशन कॉकरोच के कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर में होती है, तो वो गिजर्ड है। और कौन हेल्प करवा रहा था? हिपैटिक सीकी, क्योंकि इनके पास कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सारी की सारी कहानी आपको समझ आ गई। पार्शियल डाइजेशन भी होगी, कैसे हुई वो भी देख लिया। कंप्लीट डाइजेशन भी हमने देख ली कैसे हुई, कहाँ हुई। उसके बाद अब हमने इनका लास्ट स्टेप डिस्कस करना है डाइजेशन का, और वो जाहिर आपको पता है इजेशन होता है। इजेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो कि अनडाइजेस्टिबल थी, जो कि बॉडी को नहीं चाहिए थी, अब उस फूड का बॉडी से रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है उसको इजेशन बोलते हैं। और ये होता कहाँ से, कैसे एलिमिनेट होता है वो हम देखते हैं। बेसिकली मैंने आपको कहा था रेक्टम जो है ये पाउच होता है जहां से टेम्परेरी हम कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे स्टोरेज हो रही होती है वो फीकल मैटर जो कि वेस्ट होता है, ठीक है। सो वो जो अनडाइजेस्टिबल फूड थी वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली वो होता है ये कि वो रेक्टम में स्टोर होती है। उसके बाद ये फिर उस रेक्टम में से उसको एक्सक्रीट करवाते हैं, बाहर भेजते हैं। और वो बाहर भेजते हैं एक पोर्शन से, एक पार्ट से जिसको एनस बोलते हैं। ये बेसिकली हमने कहा था कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, ये लास्ट ओपनिंग है जहां से वेस्ट ने निकलना था। तो माउथ से खुराक एंटर हुई और एनस वाले पॉइंट से फूड जो है वो वेस्ट मटेरियल की शक्ल से बाहर गुजर गई, इंजेक्शन भी हो गई। उसके बाद अब हमने ना थोड़ा सा कंपैरिजन देखना है। स्टार्ट में तो मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन बता दिया। अब बेसिकली हम इसका देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे फायदे के लिहाज से, कौन जो है वो ज्यादा बेटर है किस डाइजेस्टिव सिस्टम से, मतलब किस किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, कॉकरोच की बात करें, हमने कहा था कि कॉकरोच के पास ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उस ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आपको पता है माउथ होता है जहां से इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन कहते हैं कि एंटरिंग ऑफ फूड, ठीक है, खुराक का खाना। और इनके पास एनस मौजूद होते हैं। एनस को क्लोएका अपर्चर भी लिखा। क्लोएका अपर्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना वो यहाँ से एलिमिनेट होना होता है, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जहां से इजेशन होनी होती है, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर खारिज होना होता है। उसके बाद अब हमने ना इफेक्टिवनेस देखनी है कि कौन सा सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव है और क्यों इफेक्टिव है। वो इसलिए कि अगर हम ट्यूबुलर सिस्टम की बात करें ना तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। यस, इसलिए इफेक्टिव होती है क्योंकि उनके पास ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद होते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का मतलब है माउथ और एनस। तो वो जो दो ओपनिंग है ना ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो बेसिकली क्या करवा रही होती है, वो पार्टीशन करवा रही होती है और प्रॉपर पार्टीशन करवा रही होती है। ये जो प्रॉपर पार्टीशन है ये हेल्प करती है प्रॉपर डाइजेशन होने में, ठीक है। सो इफेक्टिव डाइजेशन और इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही होती है। क्यों ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही होती है? क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, मतलब सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं, माउथ भी होता है और उनके पास एनस भी होता है। और वो जो है वो पार्टीशन करवा रहे होते हैं और प्रॉपर सेपरेट पार्टीशन और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की मदद से ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनमें ज्यादा अच्छी डाइजेशन और ज्यादा अच्छी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड देखी जाती है एज कम्पेयर टू सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। है सिंपल था लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझना है और इसी तरह हेडिंग की शक्ल में आपने नोट्स अगर लिख दिए तो पेपर चेकर बहुत खुश हो जाएगा, वाह वाह करेगा और आप जो है वो नंबर देके बल्ले बल्ले करेंगे और मुझे दुआएं देंगे कि आपने इतने अच्छे नोट्स हमें दिए। चलें जी, इसी बात पे आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं।
सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमें डाइजेशन डिस्कस करनी है, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि हमने इंसानों में मतलब हमने ह्यूमंस में डाइजेशन डिस्कस करनी है, बहुत मजा आएगा क्योंकि वो टॉपिक हमें अपना अपना सा लगेगा, हम अपने आप को कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलें जी, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।